हेलो एंड वेलकम टू द चैनल स्टडी विद शुभम। 20 जून के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ स्टैटिक जानकारी देखेंगे और उसके बाद करंट अफेयर्स पे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है G7। G7 दुनिया की 7 विकसित और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक इनफॉर्मल समूह है। इसका उद्देश्य है वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा करना, व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन पर सहयोग करना, ऊर्जा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और भू राजनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श करना। G7 कोई संधि आधारित संगठन नहीं है। इसका कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है या मुख्यालय इसका नहीं है। G7 में आने वाले देश फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूके है, जापान है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और कनाडा है। G7 का गठन कैसे हुआ? 1973 के तेल संकट में मध्य पूर्व के देशों द्वारा तेल उत्पादन कम करने से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट उत्पन्न हो गया 1973 ईस्वी में। इसके कारण तेल की कीमतें बढ़ गई, विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति बढ़ी। इसी संकट से निपटने के लिए विकसित देशों ने एक मंच बनाने का निर्णय लिया। 1975 ईस्वी में स्थापना G6 की हुई। G6 की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई। इसे 6 देशों ने मिलकर बनाया। वह देश थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी कहलाता था, इटली और जापान। का पहला शिखर सम्मेलन फ्रांस में आयोजित हुआ 1975 ईस्वी में। पहला शिखर सम्मेलन हुआ 1976 ईस्वी में। यह G7 बना। 1976 ईस्वी में यह G7 बन गया। इसमें कनाडा शामिल हुआ और यह अब G7 बन चुका है। 1997 की बात करें तो 1997 ईस्वी में यह G8 बन जाता है। 1997 ईस्वी में G8 बनता है, जिसमें रूस को शामिल किया गया 1997 ईस्वी में। 2014 ईस्वी में यह फिर से G7 बन गया। क्यों? क्योंकि 2014 ईस्वी में रूस ने क्रीमिया क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, नियंत्रण कर लिया, जिस कारण से G8 के देशों ने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दी और समूह को फिर से G7 बन गया 2014 ईस्वी में। G7 के वैश्विक महत्व की बात करें तो विश्व जीडीपी का लगभग 40% हिस्सा G7 देशों के पास है। 40% हिस्सा G7 देशों के पास है। विश्व की केवल लगभग 10% जनसंख्या इन देशों में रहती है। जनसंख्या को देखें तो 10% जनसंख्या इन देशों में रहती है। वैश्विक ऊर्जा का लगभग 30% हिस्सा G7 देशों से आता है। वैश्विक ऊर्जा मांग का लगभग 30% हिस्सा G7 देशों से आता है। विश्व की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का लगभग 36% हिस्सा इन देशों के पास है। लगभग 36% हिस्सा विद्युत उत्पादन क्षमता का। इसलिए G7 के निर्णय का प्रभाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। G7 की कार्यप्रणाली की बात करें तो यह हर वर्ष एक सदस्य देश मेजबानी करता है और उस वर्ष वही देश एजेंडा तय करता है, बैठक आयोजित करता है, अध्यक्षता करता है जो देश मेजबानी करता है। इसे G7 प्रेसिडेंसी कहा जाता है। G7 प्रेसिडेंसी। हाल ही के शिखर सम्मेलन की बात करें तो 2025 शिखर सम्मेलन, जो कि 51वां G7 शिखर सम्मेलन था, यह कनास्किस कनाडा में हुआ था। और 52वां G7 शिखर सम्मेलन जो 2026 में हाल ही में हुआ है, यह फ्रांस के एवियन लेस बेंस में हुआ था, एवियन शहर में हुआ था। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत की बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक शक्ति को देखते हुए G7 देश भारत को अक्सर विशेष अतिथि गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित करते हैं। भारत की बात करें तो भारत पहली बार इसमें 2003 ईस्वी में फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित जो हुआ था 29वां G8 शिखर सम्मेलन, उस समय उसमें आमंत्रित किया गया था 2003 ईस्वी। भारत पहली बार 2003 ईस्वी में शामिल हुआ था। G7 और G20 में अंतर देखें तो G7 में 7 विकसित देशों का समूह है। G20 19 देश है, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ का समूह है। G7 की स्थापना 1975 में हुई। G20 की स्थापना 1999 ईस्वी में हुई। G7 मुख्य फोकस विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं। G20 की बात करें, इसमें विकसित प्लस विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं। G7 छोटा समूह है G20 के मुकाबले। G20 व्यापक वैश्विक मंच को कवर करता है। चलिए करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। आज का पहला टॉपिक है यूएई का नया सोशल मीडिया नियम 2026। यूएई ने सोशल मीडिया उपयोग को लेकर नया नियम लागू किया है। इसके तहत सोशल मीडिया अकाउंट बनाने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है। न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है और यह नियम 18 जून 2026 से लागू हो गया। 18 जून से
15 वर्ष से कम आयु के बच्चे को सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकेंगे। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे, यह नियम फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर लागू होगा। आयु सत्यापन के लिए इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल आइडेंटिटी बेस्ड एज वेरिफिकेशन सिस्टम अनिवार्य किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल आइडेंटिटी बेस्ड एज वेरिफिकेशन सिस्टम अनिवार्य किया गया है। यूएई ऐसा नियम लागू करने वाला पहला अरेबिक कंट्री बन गया। पहला अरेबिक कंट्री बन गया है ऐसा नियम लागू करने वाला। इस नियम का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा, उसे साइबर बुलिंग से सुरक्षा करना, ऑनलाइन शोषण से बचाव करना, फेक न्यूज और हानिकारक कंटेंट से संरक्षण देना, सोशल मीडिया की लत को कम करना, इसके लिए यह नियम लाया गया है। डिजिटल सुरक्षा बात करें तो इसमें वास्तविक आयु सत्यापन किया जाएगा। फर्जी अकाउंट्स पर रोक लगेगी। फर्जी अकाउंट्स पर रोक लगेगी। एज वेरिफिकेशन सिस्टम क्या होता है? एज वेरिफिकेशन सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जो यह सुनिश्चित करती है कि उपयोगकर्ता वास्तव में उतनी ही आयु का है कि जितना वह दावा कर रहा है। यही है एज वेरिफिकेशन सिस्टम। इसमें जो टेक्निक का यूज किया जाएगा वो एआई आधारित चेहरे की पहचान, डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, सरकारी पहचान पत्रों का सत्यापन किया जाएगा, बायोमेट्रिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जिसमें मशीन मानव जैसी सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है। मानव जैसी सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है। यूएई की बात करें तो ये यूएई का मानचित्र है, आप लोग देख सकते हैं। अबू धाबी, दुबई, शारजा, फुजेरा, रसल खेमा। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है और इसकी मुद्रा दिरहम है। यूएई अबू धाबी दिरहम। राष्ट्रपति इसके मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1971 ईस्वी को हुई थी। यूएई 2 दिसंबर 1971 ईस्वी को हुई। इसकी आधिकारिक भाषा अरबी है। यहाँ अरबी भाषा बोली जाती है। अरबी भाषा बोली जाती है। यूएई की 7 अमीरातों की बात करें तो यूएई के जो 7 अमीरात हैं वो हैं अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल कुवैन, रस अल खैमा एंड फुजैरा। इसको ध्यान दे लेंगे, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सा यूएई का अमीरात नहीं है। इस तरीके से पूछे जाते हैं। अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल कुवैन, रसल खैमा, फुजैरा। भारत यूएई संबंध की बात करें तो यूएई भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक है। 2022 ईस्वी में भारत और यूएई के बीच सीईपीए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू हुआ। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू हुआ। यूएई में भारतीय प्रवासी समुदाय सबसे बड़े विदेशी समुदाय में से एक है। यूएई में सबसे बड़े विदेशी समुदाय हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट का आयोजन 20 जून से 3 जुलाई तक मंगोलिया में किया जा रहा है। मंगोलिया में किया जा रहा है। यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। इसमें विभिन्न देश की सेनाएं भाग लेती है। इसमें भारत की ओर से जाट रेजिमेंट ने भाग लिया। इस सहित 40 सैन्यकर्मी इस अभ्यास में भाग लेंगे। 40 सैन्यकर्मी। इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के लिए सैनिकों को प्रशिक्षित करना होता है, विभिन्न देश की सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाना, शांति स्थापना और मानवीय सहायता अभियानों का अभ्यास करना। मानवीय सहायता अभियानों का अभ्यास करना। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट की बात करें तो इसका आयोजन स्थल 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया उलान बटोर में है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया। यह 23वां संस्करण था। इसकी शुरुआत 2003 ईस्वी में हुई। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट की शुरुआत 2003 ईस्वी में हुई। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्रित सैन्य अभ्यास है। यह शुरुआत में यह अभ्यास मंगोलिया और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय अभ्यास था, लेकिन बाद में यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास बन गया। पहले यह द्विपक्षीय यूएसए और मंगोलिया के बीच था। यूएन पीस कीपिंग मिशन क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए शांति सैनिक ब्लू हेलमेट्स भेजता है यूएन। भारत यूएन पीस कीपिंग मिशन में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक रहा है। भारतीय सेना ने अफ्रीका एवं एशिया के अनेक मिशनों में भाग लिया है। यह मंगोलिया का मानचित्र है, देख सकते हैं। यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। यह विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला स्वतंत्र देश है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला स्वतंत्र देश है मंगोलिया। जाट रेजिमेंट की बात करें तो यह इन्फेंट्री रेजिमेंट पैदल सेना की है। इसकी स्थापना 1795 मानी जाती है। 1795 में इसकी स्थापना हुई थी।
कुछ अन्य महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास की बात करें तो युद्ध अभ्यास, यह भारत और अमेरिका के बीच होता है। गरुड़ शक्ति, भारत इंडोनेशिया के बीच। मित्र शक्ति की बात करें तो भारत श्रीलंका के बीच होता है। हैंड इन हैंड, भारत और चीन के बीच में होता है हैंड इन हैंड। इक्वेरिन, भारत और मालदीव के बीच होता है इक्वेरिन। कॉन्क्वेस्ट, बहुराष्ट्रीय, मंगोलिया, मंगोलिया में होता है कॉन्क्वेस्ट। हमारा अगला टॉपिक है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत के लिए उपलब्धि सामने आई है। आईआईटी दिल्ली भारत की सर्वोच्च रैंक वाली संस्था बनी है। आईआईटी दिल्ली क्यूएस रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली ने लगातार दूसरे वर्ष 118वें रैंक प्राप्त किया। 118वां रैंक, विश्व भर में 118वां रैंक प्राप्त किया आईआईटी दिल्ली ने। एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लगातार 15वें वर्ष विश्व भर में प्रथम स्थान पर है। लगातार 15वें वर्ष एमआईटी प्रथम स्थान पर, विश्व में प्रथम स्थान पर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड चौथे स्थान पर रहा, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 5वें स्थान पर रहा, हार्वर्ड। इसके जारीकर्ता क्यूएस हैं, क्वैकरेली सिमन्स, क्वैकरेली सिमन्स है। इसकी शुरुआत 2004 ईस्वी में हुई थी। इसकी शुरुआत 2004 ईस्वी में हुई थी। यह रैंकिंग क्या होता है? यह ब्रिटिश उच्च शिक्षा विश्लेषण संस्था है जो हर वर्ष विश्व के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी करती है। क्वैकरेली सिमन्स की बात करें, क्यूएस की बात करें तो इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुई। 1990 ईस्वी में हुई। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। क्यूएस का हेडक्वार्टर लंदन में है। यह रैंकिंग प्रारंभ 2004 ईस्वी से शुरू किया। रैंकिंग देना प्रारंभ 2004 ईस्वी से शुरू किया। आईआईटी दिल्ली की बात करें तो आईआईटी दिल्ली की स्थापना 1961 में हुई। आईआईटी दिल्ली 1961 ईस्वी में स्थापना हुई। भारत के शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक है आईआईटी दिल्ली। एमआईटी की बात करें, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में होती है। यह कैम्ब्रिज स्थान पर है, यूएसए में है, कैम्ब्रिज यूएसए में है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम में, इसकी स्थापना लगभग मानी जाती है 1096 ईस्वी। 1096 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बना था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1096। विशेषता, अंग्रेजी भाषा दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। यह अंग्रेजी भाषा की भाषी दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना 1663 मानी जाती है। यह कैम्ब्रिज यूएसए में है, कैम्ब्रिज यूएसए में है। यह अमेरिका का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, हार्वर्ड। हमारा अगला टॉपिक है सीएजी कैग की राज्य वित्त रिपोर्ट 2024-25 आई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग द्वारा जारी स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट 2024-25 दी गई। इसमें राज्यों की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण किया गया है। 18 राज्यों ने 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित राजकोषीय घाटे फिजिकल डेफिसिट की 3% जीएसडीपी सीमा को पार कर लिया है। 18 राज्यों ने पार किया है जीएसडीपी सीमा, जो कि 3% रखा गया था, वित्त आयोग द्वारा निर्धारित की गई थी राजकोषीय घाटा, उसको पार किया है 18 राज्यों ने। राज्यों का कुल सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेब्ट की बात करें तो वह 75 लाख करोड़ रुपए हो गया, 75.52 लाख करोड़ रुपए हो गया है। राज्यों के कुल व्यय का लगभग 10% हिस्सा सब्सिडी पर खर्च हुआ। राज्यों के कुल खर्चे का लगभग 10% हिस्सा सब्सिडी पर खर्च हुआ। राज्यों को केंद्रीय करों में लगभग 31% हिस्सेदारी प्राप्त हुई, केंद्रीय कर में। यह रिपोर्ट स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट 2024-25 है। इसे सीएजी कैग द्वारा जारी किया गया। 3% जीएसडीपी सीमा पार करने वाले इसमें 18 राज्य रहे। फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा होता क्या है? राजकोषीय घाटा वह स्थिति है जब सरकार का कुल व्यय उसकी कुल आय, उधार को छोड़ दें इसमें से, कुल व्यय उसकी कुल आय से अधिक हो जाता है तो वह राजकोषीय घाटा कहलाता है, राजकोषीय घाटा कहलाता है। सूत्र के माध्यम से देखें तो फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल आय, एक्सक्लूड बोरोविंग्स, उधार को छोड़कर। यदि किसी राज्य की आय 100 करोड़ रुपए है और वह व्यय 120 करोड़ रुपया करता है तो फिस्कल डेफिसिट 20 करोड़ रुपया हुआ। जीएसडीपी क्या होता है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी, यह किसी राज्य के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। सभी वस्तुओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है जीएसडीपी। जीडीपी पूरे देश का उत्पादन, जीएसडीपी किसी राज्य का उत्पादन। 15वें वित्त आयोग की बात करें तो इसका गठन 17 में हुआ, अध्यक्ष एनके सिंह की अध्यक्षता में। इसका कार्यकाल 2020-21 से 2025-26 तक। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में आता है अनुच्छेद। पब्लिक डेब्ट क्या होता है? सरकार द्वारा लिए गए कुल आंतरिक एवं बाह्य ऋण को सार्वजनिक ऋण कहा जाता है। सरकार द्वारा लिए गए कुल आंतरिक एवं बाह्य ऋण को सार्वजनिक ऋण कहा जाता है, यही पब्लिक डेब्ट हुआ। इसका स्रोत सरकारी बॉन्ड है, आरबीआई से उधार लिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं से विदेशी ऋण होता है।
सब्सिडी की बात करें तो सरकार द्वारा जनता को कम वस्तु पर वस्तु या सेवा उपलब्ध कराने हेतु दी जाने वाली वित्तीय सहायता को सब्सिडी कहते हैं। इसे सब्सिडी कहते हैं। सरकार द्वारा जनता को कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है। कुछ सब्सिडियां जैसे खाद्य सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी, एलपीजी सब्सिडी, बिजली सब्सिडी दिया जाता है। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो भारत की सर्वोच्च लेखा एवं लेखा परीक्षण संस्था है। अनुच्छेद 148 में आता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग की कैग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद 148 अनुच्छेद यह कैग की नियुक्ति के बारे में बताता है। 149 उनके कर्तव्य एवं शक्तियों को दर्शाता है। 150 भारत एवं राज्यों के खातों का प्रारूप क्या होगा, अनुच्छेद 150 में वर्णित है। अनुच्छेद 151 में कैग अपना रिपोर्ट सौंपता है। अनुच्छेद 151 में कैग। अगला टॉपिक है प्राइस सपोर्ट स्कीम, पीएसएस के तहत रिकॉर्ड खरीद। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम पीएसएस के तहत अब तक की सबसे बड़ी एमएसपी खरीद को मंजूरी दी है। मूंग, उड़द, मूंगफली की खरीद को स्वीकृति दी गई है। इसमें मूंग, उड़द और मूंगफली। पीएसएस क्या है? प्राइस सपोर्ट स्कीम एक ऐसी योजना है, इसके अंतर्गत सरकार किसानों से उनकी फसल मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदती है। जब बाजार मूल्य एमएसपी से कम हो जाता है तब। कुल खरीद मूल्य 10,490 करोड़ से अधिक का होगा। 10,490 करोड़ से अधिक का होगा। इस निर्णय से किसानों को उनकी उपज का एमएसपी सुनिश्चित होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित होगा। इसकी नोडल एजेंसी नाफेड है, नाफेड। इस योजना की बात करें तो यह योजना 2018 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। पीएसएस योजना 2018 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य है किसानों को उचित मूल्य दिलाना, बाजार में कीमत गिरने पर भी सुरक्षा प्रदान करना, किसानों की आय में स्थिरता लाना। पीएम आशा योजना, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, यह योजना क्या है? यह योजना सितंबर 2018 ईस्वी में शुरू की गई थी। सितंबर 2018 में शुरू की गई थी। इसके 3 घटक हैं, पीएसएस प्राइस सपोर्ट स्कीम, पीडीपीएस प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, और तीसरा पीपीएसएस प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। तो ये पीएसएस जो है यह पीएम आशा योजना के तहत आता है। एमएसपी की बात करें तो एमएसपी वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदने की गारंटी देती है। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य। यदि बाजार मूल्य एमएसपी से कम हो जाए तो भी किसान को एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त होता है। यह एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएसीपी करता है। नाफेड की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड। पीएसएस योजना की प्रमुख नोडल एजेंसी है नाफेड। नाफेड की स्थापना 1958 ईस्वी में होती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नाफेड 1958 में स्थापित हुआ और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत आता है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। मूंग जो है इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम विग्ना रेडिएटा है। विग्ना रेडिएटा है, यह एक दलहनी फसल है। यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है मूंग। इसे कम अवधि में तैयार किया जाता है। उड़द फसल का वैज्ञानिक नाम विग्ना मूंगो है, विग्ना मूंगो उड़द। यह दाल बनाने में उपयोग है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है उड़द। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली का वैज्ञानिक नाम एराकिस हाइपोजिया है। एराकिस हाइपोजिया है मूंगफली, एराकिस हाइपोजिया। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कानपुर है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कानपुर है। आप लोग बताइएगा कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 ईस्वी को होता है। कृषि से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संगठन की बात करें तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली है। और सीएसीपी इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। हमारा अगला टॉपिक है पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोसेसिंग प्लांट, स्पाइस मसाला प्रोसेसिंग प्लांट। यह मेघालय के भोई रिम्बोंग, जो वहाँ के रिभोई डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। मेघालय में भोई रिम्बोंग नामक जगह में पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। निर्मला सीतारमण ने इसका उद्घाटन किया। यह स्थान है भोई रिम्बोंग, रिभोई जिला, मेघालय। इसकी वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता
10,346 मीट्रिक टन होगी, 10,346 मीट्रिक टन होगी। इसके 5500 से अधिक लाभार्थी होंगे जो जैविक किसान है, जैविक किसान वहां है, वो इसके लाभार्थी होंगे। ऑर्गेनिक खेती क्या है? ऑर्गेनिक खेती एक ऐसी पद्धति है, इसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और कृत्रिम रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता है। कीटनाशक, कृत्रिम रसायन, रासायनिक इन सबों का उपयोग नहीं किया जाता है ऑर्गेनिक खेती में। इसका लाभ होता है ऑर्गेनिक खेती की मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, पर्यावरण संरक्षण होता है, स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं और निर्यात की संभावनाएं बढ़ती हैं। प्लांट में प्रसंस्कृत होने वाली प्रमुख फसल होंगी हल्दी। हल्दी की बात करें तो हल्दी का वैज्ञानिक नाम होता है क्यूरकुमा लौंगा, क्यूरकुमा लौंगा हल्दी। भारत विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक देश है, भारत विश्व का सबसे ज्यादा हल्दी उत्पादक देश है। इसमें सक्रिय तत्व कुर्कुमिन पाया जाता है, इसमें सक्रिय तत्व कुर्कुमिन पाया जाता है, यह औषधि गुणों के लिए प्रसिद्ध है हल्दी। प्रमुख उत्पादक राज्य की बात करें तो हल्दी तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में उत्पादित किया जाता है हल्दी। अदरक की बात करें, दूसरा फसल अदरक है। जिंजर, इसका वैज्ञानिक नाम जिंजीबर ऑफिसिनेल है, जिंजीबर ऑफिसिनेल। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य मेघालय है, असम, केरल, कर्नाटक है जहां जिंजर उपजाया जाता है। काली मिर्च की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है पाइपर निगडम। इसका उपनाम किंग ऑफ स्पाइसेस इसे कहा जाता है, मसालों का राजा कहा जाता है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। तेज पत्ता, बे लीफ की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम सिनेमोमम तमाला। मेघालय की बात करें, इसकी राजधानी शिलोंग है। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 ईस्वी को हुई थी और मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है, एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर्स की बात करें तो इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आता है। और इसमें 8वें राज्य की बात करें, जब 8वां जो होता है सिक्किम 8वां राज्य है इसमें। अगला टॉपिक है विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाता है। यह दिवस उन लाखों लोगों के साहस, संघर्ष और अधिकारों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जिन्हें युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपना घर छोड़ना पड़ा है। 2026 के थीम की बात करें तो इसका थीम है अंटिल एवरीवन इज सेफ, जब तक हर व्यक्ति सुरक्षित नहीं हो जाता। विश्व शरणार्थी दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2000 ईस्वी में घोषित किया गया और पहली बार इसे मनाया गया 20 जून 2001 ईस्वी को। 20 जून को मनाया जाता है, यह 2001 ईस्वी में पहली बार मनाया गया। शरणार्थी कौन होते हैं? वह व्यक्ति जो युद्ध, धार्मिक उत्पीड़न, जातीय हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता या मानवाधिकार उल्लंघन के कारण अपना देश छोड़कर दूसरे देश में शरण लेने के लिए मजबूर हो जाता है, वह शरणार्थी कहलाता है। 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन शरणार्थियों के अधिकारों और राज्यों की जिम्मेदारियों को परिभाषित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि है 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है शरणार्थियों के अधिकार की रक्षा करना, जबरन वापसी से सुरक्षा देना, अच्छा रोजगार और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना। 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन की बात करें तो इसे अपनाया गया 28 जुलाई 1951 ईस्वी को और यह लागू हुआ 22 अप्रैल 1954 ईस्वी को। 28 जुलाई 1951 को अपनाया गया, लागू हुआ 22 अप्रैल 1954 ईस्वी को। इससे संबंधित प्रोटोकॉल 1967 में आया, 1967 ईस्वी में। यूएनएचसीआर की बात करें तो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज है, यह संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी है यूएनएचसीआर। इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई। यूएनएचसीआर की स्थापना, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। यह इसका कार्य है शरणार्थियों की सुरक्षा देना, उसके पुनर्वास में सहायता करना, मानवीय सहायता प्रदान करना। यूनाइटेड नेशन की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। यह अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी, स्पेनिश हैं। अरबी, चीनी, रूसी, स्पेनिश। इसे याद कर सकते हैं SRFACE, सरफेस से। स्पेनिश, रशियन, फ्रेंच, अरबी, चाइनीज, इंग्लिश। स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, यहाँ मुद्रा फ्रैंक चलता है। इसके प्रमुख शहर जेनेवा है, ज्यूरिक है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूएनएचसीआर, WHO, WTO के हेडक्वार्टर हैं। रेफ्यूजी, एसाइलम सीकर और माइग्रेंट में क्या अंतर होता है? तो रेफ्यूजी शरणार्थी वह होते हैं जो उत्पीड़न या युद्ध के कारण देश छोड़ देते हैं, वह रेफ्यूजी कहलाता है। एसाइलम सीकर की बात करें तो शरण की मांग करने वाला व्यक्ति जो होता है वह एसाइलम सीकर होता है।
और माइग्रेंट बेहतर रोजगार या जीवन के लिए स्थान बदलने वाला व्यक्ति माइग्रेंट कहलाता है। यूएनएचसीआर की बात करें तो इसे 2 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, 1954 ईस्वी और 1951 ईस्वी में। यूएनएचसीआर को 2 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला, 1954 और 1981 ईस्वी में। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष, भारत सरकार ने डॉक्टर सेवल चट्टोपाध्याय को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। और इनके साथ ही प्रोफेसर सुभद्रा दास, सत्येंद्र बहादुर सिंह और डॉक्टर माधवन मुकुंद को एनएससी का अंशकालिक पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है। सुभद्रा दास, सत्येंद्र बहादुर सिंह, डॉक्टर माधवन मुकुंद। एनएससी की बात करें तो इसकी स्थापना 2005 ईस्वी में हुआ। इसके गठन का आधार रंगराजन आयोग की सिफारिश थी, रंगराजन आयोग की सिफारिश थी। इसका उद्देश्य सांख्यिकी डेटा की गुणवत्ता एवं समन्वय सुनिश्चित करना है, सांख्यिकी डेटा की गुणवत्ता एवं समन्वय सुनिश्चित करना है। रंगराजन आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के गठन की सिफारिश रंगराजन आयोग ने 2001 ईस्वी में की थी। भारत में सांख्यिकी प्रणाली के अंतर्गत प्रमुख संगठन आते हैं एनएससी जो नीति और निगरानी करता है, एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या सांख्यिकी आंकड़ों का संकलन और प्रकाशन करता है एनएसओ, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यह तो मंत्रालय है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। सी रंगराजन आरबीआई के 19वें गवर्नर रहे सी रंगराजन। इन्होंने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के गठन की सिफारिश की थी, सी रंगराजन ने, यह 19वें गवर्नर रहे। अगला टॉपिक है मिस लैम्बर्ट स्टेप्स अब्रॉड डेंजर। इस पुस्तक को किसने लिखा है? मिस लैम्बर्ट स्टेप्स अब्रॉड डेंजर यह काजुओ इशुगिरो की पुस्तक है, काजुओ इशुगिरो। यह साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता है काजुओ इशुगिरो। इस पुस्तक की बात करें मिस लैम्बर्ट स्टेप्स अब्रॉड डेंजर, यह एक स्पाई नॉवेल है और इसकी कहानी 1938 के लंदन की पृष्ठभूमि पर आधारित है, लंदन के पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह काजुओ इशुगिरो का 9वां उपन्यास है, यह काजुओ इशुगिरो का 9वां उपन्यास है। काजुओ इशुगिरो कौन है? यह विश्व साहित्य के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकारों में से हैं। इनका जन्म जापान में हुआ था लेकिन वे ब्रिटेन में पले बढ़े और अंग्रेजी भाषा में लेखन करने वाले। काजुओ इशुगिरो का जन्म 8 नवंबर 1954 ईस्वी को हुआ। इनका जन्म स्थान नागासाकी है, नागासाकी। इनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश है, लेखन भाषा अंग्रेजी भाषा का यह प्रयोग करते हैं। बुकर पुरस्कार की बात करें तो इन्हें 1989 ईस्वी में बुकर प्राइज दिया जा चुका है, बुकर प्राइज 1989 में दिया जा चुका है इनके पुस्तक द रिमेन्स ऑफ द डे के लिए, द रिमेन्स ऑफ द डे, द रिमेन्स ऑफ द डे। आप लोग बताइएगा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी पुस्तक है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। काजुओ इशुगिरो को साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2017 ईस्वी में दिया गया। वर्ष 2017 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ काजुओ इशुगिरो की। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो इनकी कुछ प्रमुख पुस्तक है ए पेल व्यू ऑफ हिल्स, ए पेल व्यू ऑफ हिल्स, एन आर्टिस्ट ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड, एन आर्टिस्ट ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड, द रिमेन्स ऑफ द डे, नेवर लेट मी गो, नेवर लेट मी गो, क्लारा एंड द सन, क्लारा एंड द सन किसकी कृति है? काजुओ इशुगिरो की। और अब मिस लैम्बर्ट स्टेप्स अब्रॉड डेंजर, मिस लैम्बर्ट स्टेप्स अब्रॉड डेंजर, ये 2027 में प्रकाशित होगी। बुकर प्राइज की बात करें तो बुकर प्राइज की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई। यह अंग्रेजी भाषा के साहित्य के लिए दिया जाता है, ये यूनाइटेड किंगडम में दिया जाता है। भारतीय विजेता की बात करें जिन्हें बुकर प्राइज मिला, अरुंधति रॉय, किरण देसाई एवं गीतांजलि श्री। जापान की बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की मुद्रा येन, जापान टोक्यो येन, जापान टोक्यो येन। इसके संसद का नाम नेशनल डाइट है, डाइट। आप लोग बताएंगे इजराइल के संसद का नाम क्या है? इजराइल, इजराइल के संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय फूल, जापान का राष्ट्रीय फूल चेरी ब्लॉसम साकुरा है, साकुरा। जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है, जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। अगला टॉपिक है प्रोजेक्ट कुशा। क्या है प्रोजेक्ट कुशा? यह भारत का एक स्वदेशी लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, स्वदेशी लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जा रहा है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल को और अन्य हवाई खतरों को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर देना है।
सरल शब्दों में कहे तो भारत के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह यह कार्य करेगा, जो देश को हवाई हमलों से सुरक्षित रखने में मदद करेगा। प्रोजेक्ट कुशा, इसकी प्रमुख विशेषताएं, यह पूरी तरह भारत में विकसित किया जा रहा है। डीआरडीओ इसका विकास करता है। यह भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा। रक्षा आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा। बहुस्तरीय सुरक्षा, यह एक साथ कई प्रकार के हवाई लक्ष्यों को रोक सकेगा। लड़ाकू विमान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल सबों को रोक सकेगा। लंबी दूरी की मारक क्षमता, लगभग 350 किलोमीटर के लक्ष्यों को इंटरसेप्ट करने की क्षमता विकसित इसमें की जा रही है। 350 किलोमीटर। यह भारत के मौजूदा एयर डिफेंस नेटवर्क को और मजबूत करेगा। यह कहे तो S-400 का स्वदेशी विकल्प है। S-400 का स्वदेशी विकल्प है। भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लिया है। डीआरडीओ की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है, यह 400 किलोमीटर तक इसका मारक क्षमता है। विमान, ड्रोन और मिसाइलों को रोक सकता है। भारत ने रूस से इसकी खरीद की है। रूस से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट कुशा को भारत की सुरक्षा के लिए गेम चेंजर बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट कुशा को। आप लोगों को यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।